महुआ मोइत्रा की सदस्यता को लेकर एथिक्स कमेटी की बैठक में हुए मतदान में विपक्ष 5 मतों से हार गया। इस मतदान के नतीजे सामने आने के बाद महुआ मोइत्रा अध्यक्ष विनोद सोनकर और पैनल के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके पहले आचार समिति ने महुआ मोइत्रा से कई सवाल पूछे। इसमें दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर सीधे सवाल पूछे गए, खासकर उनकी विदेश यात्राओं के बारे में। महुआ से पूछा गया कि उनकी विदेश यात्राओं का खर्च किसने उठाया, इन यात्राओं के दौरान वो किस होटल में रुकी और उसका पेमेंट किसने किया। महुआ मोइत्रा से पूछा गया कि वो पीए कौन था जो उनकी जगह सवाल पूछा करता था। इन्हीं सवालों पर महुआ असहज हो गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगीं। समिति के सदस्य अपराजिता सारंगी ने बताया कि मोइत्रा बेहद आक्रामक और असभ्य तरीके से बोल रही थीं। इसके बाद गिरधारी यादव और दानिश अली ने टेबल पीटना शुरू कर दिया। इस बात पर भी मतदान हुआ कि कौन से सदस्य इस मुद्दे पर गहन चर्चा के लिए देर रात तक रुकना चाहते हैं। भाजपा सांसद सारंगी ने आगे कहा कि इस वोटिंग में विपक्षी सदस्य 5 मतों से हार गए। बाद में उन्होंने बैठक से वॉकआउट करने का फैसला किया। जाते जाते महुआ मोइत्रा ने चेयरमैन के लिए बेहुदा और बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे और अन्य लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी सबूतों के बाद कोई भी ताकत महुआ मोइत्रा को बचा नहीं सकती। मैं और दी हदराई वहां गवाह के रूप में गए थे और महुआ मोइत्रा एक आरोपित के रूप में। उन्होंने जनता के बीच गलत कहानी पेश करने की कोशिश की। आज जो हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि महुआ ने बैठक से बाहर निकलने से पहले उनके और पैनल के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। महुआ मोइत्रा को पैसों के बदले संसद में सवाल पूछने के कथित मामले में अपना मौखिक बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान कमेटी में शामिल विपक्षी सदस्यों ने बैठक बहिष्कार किया और समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पर मोइत्रा के व्यक्तिगत तथा अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद सोनकर ने विपक्षी सदस्यों से बाहर जाने के बाद बैठक भी जारी रखी। बाद में विपक्षी सदस्यों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनैतिक तरीके से व्यवहार किया और बैठक का बहिष्कार किया ताकि मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाया जा सके। बैठक के बाद सोनकर ने आरोप लगाया कि समिति के कामकाज और उनके विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विनोद सोनकर ने कहा कि समिति का मकसद महुआ मोइत्रा के अनैतिक आचरण के आरोपों की जांच करना था। सहयोग करने के बजाय महुआ मोइत्रा ने गुस्से में आकर पैनल और उसके अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों के साथ एथिक्स कमेटी की बैठक से बाहर निकलने के लिए महुआ पर हमला बोला और घटना को इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया। भाजपा सांसद ने मोइत्रा पर गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में ये माना कि महुआ मोइत्रा उनसे दुबई में आकर मिलती थीं, उन्हें ब्लैकमेल करती थीं, उनका गलत फायदा उठाती थीं। दर्शन हीरानंदानी ने गिफ्ट और पैसे देने की भी बात कही थी। इस संबंध में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी शिकायत की थी। इसके बाद ओम बिरला ने इस मामले को संसद की आचार समिति को भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला के साथ साथ अब पंजाब में हुए शराब घोटाले की लपटें उठने लगी हैं और विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली और फिर पंजाब की आबकारी नीति को देश के लिए सबसे बेहतर मॉडल बता रही थी, लेकिन घोटालों की परतें ऐसे खुली कि लोग देखकर हैरान रह गए। बीजेपी और अकाली दल के विक्रम मजीठिया के बाद अब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरा हिसाब सामने रखकर ये साबित किया कि पंजाब में कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लोगों के टैक्स के पैसे और आबकारी खजाने को लूटने में माहिर हैं। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी के घपलों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू करके लोगों के पैसे को लूटा और अब पंजाब में भी वही पॉलिसी है। सिद्धू ने दावा किया कि ये घोटाला 300-400 करोड़ का नहीं बल्कि 30-40 हजार करोड़ का है। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में ये पॉलिसी लागू की गई और 3 महीने बाद वापस ले ली गई। यदि वह सार्वजनिक हितों में थी तो फिर वापस क्यों ली? जब शोर मचा तो वापस ले ली गई, परंतु पंजाब में ये पॉलिसी आज भी लागू है। सिद्धू ने दिल्ली के बारे में कुछ आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले साल इस नीति को लागू करने से पहले दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री पर 378 करोड़ रुपए का राजस्व था।
परंतु केजरीवाल की नई आबकारी नीति में सालाना 13,560 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, परंतु राजस्व कम होकर सिर्फ 312 करोड़ रुपए रह गया। ये अंतर दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा निजी कंपनीज को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए एक योजनाबद्ध तरीके के साथ किया गया भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पिछली पॉलिसीज के दौरान उपभोक्ता के लिए 530 रुपए बोतल की कीमत थी, जिसमें रिटेलर मार्जिन 33 रुपए और सरकारी आबकारी राजस्व 329 रुपए था, जबकि केजरीवाल सरकार की नीति से बोतल की कीमत बढ़कर 560 रुपए हो गई और इस नई नीति में रिटेलर मार्जिन 363 रुपए तक बढ़ा दिया गया और सरकार का आबकारी राजस्व 8 रुपए रह गया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है, जिसमें चुने हुए लोगों को L1 लाइसेंस दिए जा रहे हैं और सरकारी राजस्व के साथ समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि 20,000 करोड़ एक्साइज के और 20,000 करोड़ माइनिंग से इकट्ठा किए जाएंगे, परंतु एक्साइज से 4,000 से 6,000 करोड़ और माइनिंग से सिर्फ 200 करोड़ रुपए का वित्त इकट्ठा हो रहा है। कारण है कि मान सरकार ने एक्साइज मामले में निगम बनाने की बात की थी, वो नहीं बनाया। ठेकेदारों के 4 भाग नीचे दब के रह गए। सिद्धू ने कहा कि जिन राज्यों में निगम बनाकर शराब बेची गई, उन राज्यों में जैसे तमिलनाडु का सालाना वित्त 44,098 करोड़ रुपए है, जिसमें 407 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस से। कर्नाटक का वित्त 29,920 करोड़ रुपए सालाना है। केरल की एक्साइज से सालाना आय 16,100 करोड़ रुपए है, इसमें लाइसेंस फीस 407 करोड़ और तेलंगाना का वित्त 31,077 करोड़ सालाना है और उसमें अकेले लाइसेंस फीस से 3,500 करोड़ की आय हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राज्यसभा में फर्जीवाड़ा करने और फिर हुड़दंग मचाने के आरोपों में निलंबित राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। अपने निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि कोर्ट उनके निलंबन को रद्द करने का आदेश सुनाए और वे अकड़ते हुए फिर से राज्यसभा में एंट्री करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को सभापति से मिलने और माफी मांगने के तरीके भी बताए। कोर्ट ने कहा, सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की और अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं, वे बिना शर्त माफी मांग लेंगे। ऐसे में उस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी, बेहतर होगा कि आप सभापति से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें, उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभापति सह सभापति की गरिमा का मामला है। इस पर राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव चड्ढा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं, उनको माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं, वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं। शादान ने कहा कि राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था, लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि सभापति इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। राज्यसभा से निलंबित राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पिछली सुनवाई में सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। विशेषाधिकार समिति के पास सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने की शक्ति कहाँ है? क्या इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है? राज्यसभा में 11 अगस्त को उच्च सदन के नेता पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। राघव चड्ढा पर राजधानी दिल्ली क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 को सदन की प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करने के लिए सदन के कुछ सदस्यों से सहमति लिए बिना ही प्रस्तावित समिति को उनके नाम लेने का आरोप है और बिना अनुमति के प्रवर समिति के लिए नाम डाले जाने को लेकर सांसदों ने विरोध जताया था, लेकिन राघव चड्ढा इसके बाद भी नहीं रुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गलती को साबित करने का प्रयास भी किया। राघव चड्ढा ने कहा था कि प्रवर समिति के लिए किसी का नाम सुझाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल ईडी से भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के इस खेल में अब तक पूरे मामले पर शांत बैठी कांग्रेस को अशांत कर दिया। कांग्रेस ने
काफी दिनों बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि केजरीवाल भगौड़े की तरह दिख रहे हैं। असम में समन मिलने के बाद ईडी के सामने पेश होने के ठीक पहले केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी करार देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ईडी से इस नोटिस को वापस लेने को भी कह डाला और कहा कि अभी चुनाव होने हैं, प्रयास करना है, आगे दिवाली है, इसलिए नहीं जाऊंगा। इससे नाराज कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि ईडी शराब घोटाला मामले में कार्रवाई कर रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें आम आदमी पार्टी भी लाभार्थी दिख रही है, उसका नाम भी शामिल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 338 करोड़ के मनी ट्रेल के सबूत हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में बदलाव का फैसला सरकार ने लिया है और यहां का बच्चा बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना सरकार में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर चाहे वह किसी फैसले पर दस्तखत करें या न करें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और दिल्ली सरकार के भी वही मुखिया हैं। अब इस मामले में पार्टी और सरकार पर जांच हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक वही हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल भगोड़ी की तरह दिख रहे हैं। उन्होंने ईडी को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मामले में कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जांच में तथ्य तय करने वाले केजरीवाल कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच का सामना करना चाहिए, लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन के समय कहा था सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का संदेह होते ही जांच शुरू हो जानी चाहिए। आज वे खुद ही जांच से छिपते भागते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखते हुए कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वे चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाएं। उन्होंने कहा कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले ले। पहले समन पर पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन भेजने का फैसला किया। दूसरे समन पर भी अगर केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि ईडी के पास इतने अधिकार हैं कि वो बिना कोई समन दिए भी केजरीवाल को सलाखों के अंदर कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने अपने पिता से दिवाली गिफ्ट देने को कहा। गिफ्ट का नाम सुनते ही सीएम और डिप्टी सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार टेंशन में आ गए। असल में प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों के बीच गद्दी की जंग काफी अरसे से चल रही है। हाल ही में दोनों गुटों के बीच बयानबाजी तेज हो गई तो कांग्रेस को आनन फानन में रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को बेंगलुरु भेजना पड़ा। तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। लेकिन अब प्रियांक खड़गे की दावेदारी के बाद कर्नाटक कांग्रेस में एक और नाटक शुरू हो गया। ये नया नाटक कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान वाला है। ताजा घटनाक्रम में एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बताया तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया ने कहा मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और अगले 5 साल तक रहूंगा। हाल ही में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी सिद्धरमैया पर नाराजगी जताई थी। प्रियांक ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उनसे मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछता है तो उनका जवाब हां होगा। सिद्धरमैया ने दावा किया कि अगले 5 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। पत्रकारों ने 2.5 साल बाद सीएम बदलने की संभावनाओं को लेकर उनसे सवाल पूछे थे। इस सवाल को लेकर सिद्धरमैया कुछ नाराज भी नजर आए। ये पहली बार है जब सिद्धरमैया ने इतने पुरजोर ढंग से अपनी बात रखी है। माना जा रहा है कि सिद्धरमैया की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं तलाश रहे डीके शिवकुमार समेत अन्य को जवाब है। ये भी दिलचस्प है कि सिद्धरमैया का बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के नेताओं को पावर शेयरिंग को लेकर पब्लिक में कुछ भी बोलने से मना किया हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद भी सीएम फेस को लेकर काफी गहमा गहमी थी। बाद में सिद्धरमैया ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन इसके बाद भी इसको लेकर बातचीत बंद नहीं हुई। कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया 2.5 साल के लिए सीएम पद संभाल सकते हैं। दोनों पक्षों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी नजर आई है और बयानबाजियां भी खूब हुई हैं। हाल ही में चननगिरी विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने टिप्पणी की थी कि आने वाले बरसों में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बाद में हाउसिंग मिनिस्टर अहमद खान ने इस बयान का विरोध करते हुए कहा था कि सिद्धा को 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहिए। इससे पहले खड़गे ने भाजपा पर हमला बोला था। उनकी प्रदेश इकाई को कांग्रेस सरकार गिराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। खड़गे ने ये बात मांड्या के कांग्रेस विधायक
रवि कुमार गनिया के उस आरोप पर कही जिसके मुताबिक भाजपा की टीम ने उन समेत 4 कांग्रेस विधायकों से संपर्क किया था और इन सभी को पार्टी बदलने के बदले 50 करोड़ कैश और मंत्री पद देने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत में प्रतिबंधित एक कट्टरपंथी संगठन को लेकर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। FATF ने अपनी इस रिपोर्ट में किसी संगठन का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर है, जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। इस रिपोर्ट में बिना किसी संगठन का नाम लिए बगैर बताया गया कि कैसे भारत का एक हिंसक कट्टरपंथी आतंकी संगठन एक संरचित नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फंड जुटाता था और इसके लिए करीब 1000 बैंक अकाउंट्स और QR कोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। FATF की रिपोर्ट सामने आने के बाद से लिबरल गैंग में खलबली मच गई है, क्योंकि ये लोग PFI पर बैन लगाए जाने के खिलाफ थे और इस मामले को वे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, जहां PFI की पैरवी कपिल सिब्बल जैसे वकील ने की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। इस रिपोर्ट में जिस संगठन की बात है वो PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। रिपोर्ट बताती है कि PFI मस्जिद और सार्वजनिक स्थलों पर आग्रह करके फंड का जुगाड़ करता है, जिसका इस्तेमाल बाद में हथियार खरीदने और कट्टरपंथी तैयार करने के लिए किया जाता था। क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के पेज नंबर 38 में भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि एक कट्टरपंथी संगठन जो अभी जांच के दायरे में है, उसने सुव्यवस्थित नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर पूरे देश से पैसे जुटाए। इन्होंने मस्जिदों और सार्वजनिक जगहों पर आग्रह करके ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसे बटोरे। इन्होंने QR कोड और खाता विवरण देकर दानदाताओं से पैसे भेजने को कहा। इसके लिए 3000 से अधिक बैंक अकाउंट्स और अनौपचारिक वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। FATF की इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कैसे PFI ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर पैसे जुटाए, जिसके कारण जांच करना और भी मुश्किल होता गया। रिपोर्ट कहती है, फंड के नाम पर इकट्ठा धन से कट्टरपंथी संगठन ने हथियार और गोला बारूद खरीदने का काम किया। इसके अतिरिक्त हिंसक कट्टरपंथी संगठन के कैडर्स को प्रशिक्षण देने के लिए इसका उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, क्राउड फंडिंग के माध्यम से संगठन ने जो धन जुटाया था वो नियमित आय उत्पन्न करने के लिए दूसरे व्यवसायों और रियल स्टेट परियोजनाओं में लगा दिया गया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि टेरर फंडिंग के आरोप में संगठन ने 8 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शिकायतें भी फाइल की जा चुकी हैं और जांच के बाद 3 से 5 करोड़ की संपत्ति की जब्ती की तैयारी है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों पर नजर रखता है। PFI एक कट्टरपंथी संगठन है जो 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर 2007 में अस्तित्व में आया था। इसने शुरू में खुद को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन दिखाया। हालांकि समय के साथ इस संगठन का कट्टरपंथी के साथ सबके सामने इसकी असलियत आ गई। पिछले वर्ष भारत सरकार ने इसे देश में प्रतिबंधित कर दिया था और इसके बाद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी इनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और पैनल पर गंभीर आरोप लगाकर महुआ मोइत्रा कांग्रेस और JDU के सांसदों के साथ बाहर निकल आई। महुआ ने बाहर आकर अनाप शनाप आरोप लगाए और उनके सुर में सुर गिरधारी यादव, दानिश अली और N उत्तम कुमार रेड्डी ने मिलाए। लेकिन पता चला कि महुआ ने ही चेयरमैन को बेहुदा, बेशर्म जैसे असंसदीय शब्द कहे और जवाब देने से बचने के लिए पूरी नौटंकी रच डाली। यही वजह है कि महुआ के आरोपों पर TMC पहले की तरह शांत रही। उसे पता था कि महुआ का ये सब ड्रामा है, इसलिए न तो ममता बनर्जी और न ही TMC ने कोई प्रतिक्रिया दी। असल में महुआ से पैनल ने उनके विदेश टूर, ठहराने वाले होटल बिल के भुगतान को लेकर सवाल किए। पैनल ने यह भी पूछा कि दर्शन हीरानंदानी के पास लॉगिन पासवर्ड कैसे पहुंचा। शुरू हुआ सवालों का सिलसिला, उनके कॉल रिकॉर्ड तक पहुंचा। उनसे यह भी पूछा गया कि रात में आप किससे बात करती हो। महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी की जांच के दौरान उनसे ऐसे पर्सनल सवाल पूछे गए जिसे चीरहरण कहा जा सकता है। भले ही महुआ चीरहरण बताकर चीख रही हों, मगर ममता बनर्जी इस मामले पर खामोश हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या महुआ मोइत्रा से ममता बनर्जी पूरी तरह से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी उसी दौरान महुआ मोइत्रा को तगड़ा झटका देंगी। कांग्रेस इसलिए महुआ मोइत्रा के साथ है कि उसे लगता है कि महुआ की वजह से बंगाल में उसे ताकत मिल जाएगी। महुआ मोइत्रा ने संसद की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पर कैश फॉर क्वेरी मामले में अनर्गल और आपत्तिजनक सवाल पूछने के आरोप लगाए। जब महुआ ने कमेटी की मीटिंग में ही विरोध किया तो विपक्षी सांसद ने उनका समर्थन किया, मगर TMC की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया।
बंगाल और टीएमसी सांसदों से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली ममता बनर्जी ने भी कोई बयान नहीं दिया। क्या वजह यह है कि ममता बनर्जी को महुआ का ये अंदाज पसंद नहीं आया? दरअसल एथिक्स कमेटी की चर्चा काफी गोपनीय होती है। कमेटी की जांच के दौरान पूछे गए सवाल भी गोपनीय होते हैं। कमेटी के अध्यक्ष और मेंबर मामले की सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। आखिरी फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है। महुआ मोइत्रा ने गुस्से में एथिक्स कमेटी के सवालों को सार्वजनिक कर दिया। बतौर मुख्यमंत्री अगर ममता बनर्जी संसदीय कमेटी की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का टकराव हो सकता है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर पहले ही बयान जारी कर चुके हैं कि कमेटी के सवालों से बचने के लिए महुआ ने हंगामा किया। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाए जाने पर संसदीय कमेटी के पहले भी कई सांसदों को बर्खास्त किया जा चुका है। 2005 में एक मीडिया चैनल ने ऑपरेशन दुर्योधन के नाम से स्टिंग किया था। तब जांच करने वाले पवन बंसल कमेटी की सिफारिश के आधार पर 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को बर्खास्त किया गया था। तब सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कैश फॉर क्वेरी की कड़ी निंदा की। सदन में लंबी बहस के बाद लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने बीजेपी के 6, बीएसपी के 3, आरजेडी और कांग्रेस के 1-1 सांसद की सदस्यता खत्म की थी। 1951 में भी कांग्रेस सांसद एचजी मुदगल पर भी पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे थे। तब संसद में मुदगल को हटाने के लिए वोटिंग हुई, मगर उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली शराब घोटाला हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के तुरंत बाद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ईडी द्वारा गिरफ्तारी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दे डाली। दिल्ली शराब केस 2 करोड़ कैश रिश्वत लेने के मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। संजय सिंह को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, निचली अदालत के संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। असल में हाईकोर्ट में संजय सिंह ने अपने आप को बड़ा नेता बताया और कहा कि उनका बहुत बड़ा जनाधार है और इसलिए उन्हें इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताए जाने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा था कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा, ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला केस में लंबी पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आरोप है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ। वह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं। ईडी ने अपने आरोप पत्र में संजय सिंह के नाम का उल्लेख किया था। इसमें कहा गया, बिचौलिया दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि वह सिंह के अपने रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्ट यार्ड में एक पार्टी के दौरान मिला था। दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही मनीष सिसोदिया कैद में हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया था, लेकिन केजरीवाल इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए पेश नहीं हुए। ईडी के समन को 3 बार कोई शख्स नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद एजेंसी के पास कोर्ट से गैर जमानती वारंट मांगने का विकल्प होता है। ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में कुछ डीलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए और शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कथित तौर पर पैसे लिए गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी पूरे घोटाले को ही फर्जी और साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।